नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं शनि के अंदर चंद्रमा की दशा के बारे में, यानी कि शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा कैसे निकलेगी और उसको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फलादेश करना, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग है और हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह अलग अलग डिग्री पे बैठा होता है। उसको कोई और ग्रह देख रहा होता है, तो उसके अनुकूल हमें खुद को थोड़ा सा इसको प्रेडिक्ट करना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और जिस समय ये दशा चलती है उस समय के गोचर को भी हमें लेना है। लेकिन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे हम इसका फलादेश करेंगे, क्या क्या परिणाम होंगे और क्या उपाय करें, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और अगर आपको ज्योतिष से संबंधित, अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी राय लेनी है तो आप जो है वो प्रत्येक संडे, यानी कि हर संडे यानी हर रविवार रात्रि को 9 बजे जो है वो हम फ्री लाइव सेशन करते हैं, उसके द्वारा भी ले सकते हो। या फिर जो है हमें आप कांटेक्ट करके हमारी जो पैड सर्विस है उसका भी लाभ ले सकते हो। और अगर आप ये जो पद्धति, जैसे मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति से इसको जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अगर आप इसे सीखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अभी जो आई बटन आ रहा है यानी कि ऊपर, उसके अंदर एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें 50 से भी अधिक वीडियोस है, उनके द्वारा आप सीख सकते हो कैसे हमने प्रेडिक्ट किया। तो सबसे पहले शनि में जब चंद्रमा आता है तो शनि क्या है कि एक तरह से दुख क्रिएट करने वाला ग्रह है, कठोर करने वाला ग्रह है। यानी कि आपको परेशान इतना करता है कि वो कठोरता पे आ जाता है, यानी कि आपको छोटी छोटी चीज़ के लिए तरसा देगा। तो वो शनि का एक रूप होता है। अब इस चीज़ को आप समझिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छा है बुरा है तो वो अपने अनुकूल परिणाम देगा। लेकिन हर जो जन्म कुंडली है उसमें कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे कि चंद्रमा में बुध। अब चाहे चंद्रमा और बुध दोनों अच्छे हैं, लेकिन उनके परिणामों में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अब शनि में जब चंद्रमा आता है तो दोनों चाहे कितने भी योग करें, जैसे आपके सामने जो जन्म कुंडली है उसमें शनि स्वराशि का पंचम घर में बैठा है, 29 डिग्री का है, और चंद्रमा यहाँ पे जो है वो 9वें स्थान में बैठा है और 10वें घर का मालिक है। दोनों ही जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, परंतु ये दोनों जब भी आपस में टकराएंगे, अब अगर इनमें से कोई एक अशुभ ग्रह है तो फिर तो हमें पता है कि अशुभता के परिणाम आते हैं। जब ये दोनों ग्रह आपस में टकराएंगे महादशा और अंतरदशा में, तो कुछ इनके नेगेटिव परिणाम जरूर आएंगे। अब देखिए क्या क्या नेगेटिव परिणाम आएंगे। सबसे पहले जातक को पछतावा होता है, दुख होता है, मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, काम जो है वो चलता चलता बिगड़ जाता है। और लोगों को देख के, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं, अपने पड़ोसी हैं, अपने साथ में काम करने वाले, उनको देख के अजीब सा ऐसा लगता है कि यार हम क्यों नहीं कर पाए हैं, हम ऐसा क्यों पीछे रह गए हैं। उन्हें मतलब अंदर ही अंदर एक दुख होता है। और ऐसा कई बार ऐसा फील भी होता है कई लोगों को, अगर चंद्रमा अशुभ है, नीच का या 8वें घर में बैठा होता है, तो ऐसा भी फील होता है कि भाई अब तो हमें इस यहाँ पे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा वजूद नहीं, अब हमें मरना चाहिए, मर जाना चाहिए। इस तरह की जो है कार्य भी मन में आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, अगर उस जातक का लग्न जल तत्व है, यानी कि आपके 4, 8 और 12 और तुला लग्न भी है। तुला भी क्या है कि लूज माइंड है, यानी कि जल्दी से अपना जो है वो आपा खो देता है। तो अगर इस तरह का लग्न है तो जातक को ज़्यादा अड़चनें और परेशानियाँ आती है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि अगर शनि में चंद्रमा आ रहा है तो हमारे को तनाव, व्यापार में चलते चलते दिक्कत आना, कहीं ना कहीं हमारा जो है व्यापार में फोकस नहीं होना, या फिर जो हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं वो हमारे लिए षड्यंत्र पैदा करें जिससे कि हमें अड़चनें और परेशानियाँ आए। तो हम उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है फलादेश करना। तो देखिए सबसे पहले इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो तुला लग्न की कुंडली में शनि जो है वो स्वराशि का बैठा है, बहुत बढ़िया, 29 डिग्री का है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो मृत अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में, क्या रिजल्ट देगा। लेकिन जब हम नक्षत्र को पकड़ लेते हैं तो हमें रिजल्ट अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि कोई ग्रह आया है। अब इस व्यक्ति को 2011 से जब ग्रह लगा है तो रिजल्ट तो देगा ही। अब इस व्यक्ति को जब 2011 से लगा, अब लोग जो वैदिक ज्योतिष करते हैं वो कहेंगे कि ये तो आपका वृद्ध अवस्था में तो कुछ नहीं देगा। लेकिन इस व्यक्ति को तो करोड़ों रुपए दिए, यानी कि इतना धन दे दिया कि आप ये सोच भी नहीं सकते। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो है आप इसको न देखिए, आप इसके नक्षत्र को देखिए। अब कुंभ राशि के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे गुरु का नक्षत्र आता है, यानी कि इस जन्म कुंडली में देखिए शनि जो है वो यहाँ पे पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में बैठा है। अब गुरु अगर कुंडली में पकड़ बना रखी है तो फिर आपको लाभ के योग बनेंगे ही बनेंगे। तो यानी कि हमें इस तरह से इसको पकड़ में देखना है। अब शनि की जो दशा चली है 2011 से चली है और ये 2027 तक चलेगी। शनि अपने सिग्निफिकेटरों में देखिए गुरु के नक्षत्र में है और सूर्य के उप नक्षत्र में, यानी कि उसका नक्षत्र और उप नक्षत्र दोनों ही अशुभ, मतलब ये दोनों ही शनि के हिसाब से अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन जन्म कुंडली में योग कारकता दे सकता है। तो यहाँ पे शनि क्या परिणाम दे रहा है, 1, 5, 3, 6, 4 और 5, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंसी, धन प्राप्ति, हर तरह के परिणाम दे रहा है। 5 देखो जब बुरा होता है, जब ये 9, 8 इनके साथ आता है तब बुरा होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया हो रहा है, यानी कि गुणवत्ता,
जुए, सट्टे, लॉटरी, इनसे लाभ, कहीं ना कहीं गारमेंट या फिर एक्टिंग, कला, इनसे लाभ होने का योग बनता है। अब यहाँ पे शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में, जहाँ पे गुरु यहाँ पे 5, 1, 4, 5, 3 और 6 दे रहा है, यानी कि कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहा है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमें आनंद का अनुभव मिल रहा है। और सूर्य ने तो यहाँ पे हद ही कर दी, 6, 10 और 11 दे दिया। तो इसका मतलब कृष्ण मूर्ति में इससे बढ़िया फॉर्मूला है ही नहीं। यानी कि अगर किसी भी ग्रह का कस्पल सबलॉर्ड यानी उसका जो उप नक्षत्र स्वामी अगर 6, 10, 11 देते हैं, इसका मतलब आपकी कार्य पूर्ण हो चुका। यानी कि ये शनि की दशा जातक को ज़बरदस्त लाभ देगी। लेकिन कोई भी दशा जो है वो 3 पृष्ठों में चलती है, यानी कि शीर्षोदय, उभयोदय और आपका जो है वो षष्ठोदय, 3 पदों में चलती है। तो अब जातक को जाते वक्त या आते वक्त या बीच में फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो अब शनि क्या कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो एक तो ये जा रहा है, तो एक तो ये होगा। दूसरा कि इसमें क्या है कि जैसे चंद्रमा की दशा लगी है यहाँ पे 21 मई 2022 को यहाँ पे जो है वो दशा लगी है। अब हमें ये देखना है कि भाई चंद्रमा यहाँ पे जन्म कुंडली में तो 10वें है, लेकिन 9वें घर में बैठा है। तो क्या हुआ है, एक छोटा सा माइनस पॉइंट है। कैसा है कि अपने ही घर को काट रहा है तो भाग्य स्थान में, लेकिन अपने यानी कि हर घर का 12वां अगर उसकी मृत्यु कर देता है, यानी कट देता है उसको। तो यहाँ पे 10वें के पीछे यानी कि व्यापार में परिवर्तन या व्यापार में अड़चने। जब यहाँ पे चंद्रमा अगर 9 में बैठ गया, तो हमने जैसे कहा था शनि में 5 जब नुकसान देगा, जब वो 9 और 8 से जुड़ेगा। 8 का मतलब है कि अचानक नुकसान या व्यापार में हानि, और 9 का मतलब है परिवर्तन करना। यानी कि या तो मतलब व्यापार में जैसे कोई अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, हम कोई दूसरा व्यापार करें, और कई बार हम दूसरा करने के चक्कर में ढीले हो जाते हैं। तो ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से ही आ जाता है। अब चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट जरूर है, लेकिन भाग्य के अंदर बैठा है, कर्म का मालिक है, अच्छा है। अब हम चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। चंद्रमा हमें रिजल्ट दे रहा है 1, 6, 1, 8, 3, 6 और 10, बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। लेकिन 8 और 6 के परिणाम दे रहे हैं, यानी तनाव और चिंता है। जब हम कृष्ण मूर्ति में तनाव की बात करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्मूला आता है 2, 6 और 8, यानी कि जब कोई व्यक्ति का 2, 6 और 8 दिखाता है तो वो व्यक्ति जो है मानसिक तनाव में आ जाता है। और चंद्रमा तो है ही इस चीज़ का, और चंद्रमा यहाँ पे क्या अनटैलेंटेड है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने 10वें घर के परिणाम देगा। तो व्यापार के क्षेत्र में जातक को इस तरह के तनाव आ सकते हैं। अब चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, तो चंद्रमा यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में और गुरु के ही उप नक्षत्र में है। गुरु हमें जो है वो क्या दे रहा है, 5, 1, 4, 5 और 3 और यहाँ पे जो है वो 6 दे रहा है। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 और 8 और 5, 8 और 6, 3 और 3 भी यहाँ पे मिल गया है, यानी कि 3, 5, 6 और 8, यानी कि एक नुकसान, एक तकलीफ, तनाव। यहाँ पे 4, 1 और 6 भी है, तो यानी कि नुकसान तो होगा लेकिन फ़ायदा भी आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं 2 क्षेत्रों में बात हो, देखिए एक चीज़ हमेशा पकड़ लीजिए कि कृष्ण मूर्ति पद्धति हो या कोई भी पद्धति हो, सटीक जो समीकरण होते हैं, समीकरण दिया होता है कि अगर आपका 2, 6, 10, 11 होता है तो लाभ होगा, अगर 3, 5, 8, 12 है तो हानि होगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो है वो क्या है 3, 5, 8, 6, 8 है, तो इसका मतलब हानि उतने लेवल की नहीं है, लेकिन होगी तो सही, जब तक परेशान तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गुरु का उप नक्षत्र आ रहा है वो क्या कर रहा है, हमें जो 5 और 6 दे रहा है, पहले तो हमें लाभ हो रहा था, लेकिन ये क्या है कि जब प्लेनेट में हमें 8 और 6 मिल गया तो हमारे को अड़चने पैदा हो गई। तो 3 यहाँ पे क्या हो गया, 3, 5, 6, 8 इनका योग बना, तो हमारी अड़चनों का योग बन चुका है, हमें परेशानियों का योग बन चुका है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि चंद्रमा की दशा हमें तनाव, डिप्रेशन और कहीं ना कहीं व्यापार में जो हलचल हो रही है उसकी वजह से डिप्रेशन और तनाव के योग देती है। तो हमने ये आंकलन लगाया। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, क्योंकि उस समय कोई ना कोई अशुभ ग्रह भी इस चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट में गोचर करना जरूरी है, नहीं तो ऐसे दिशा के परिणाम नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया, तो हमने ये फाइनल कर लिया कि भाई चंद्रमा अशुभ परिणाम तो हमें देगा। अब हम इसके ऊपर दृष्टियों को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं चंद्रमा की, अगर हम वैदिक ज्योतिष की दृष्टि देखते हैं, चंद्रमा के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि हमें नज़र नहीं आ रही है। और हम वेस्टर्न एस्पेक्ट देते हैं, चंद्रमा जो है वो हमें सूर्य को देख रहा है 44 डिग्री से, तो सूर्य को भी खराब करने की कोशिश करें, यानी लाभ को। और दूसरा चंद्रमा जो है वो देख रहा है शुक्र को, तो शुक्र को भी नुकसान देगा, यानी कि आपके लगन को, शरीर को, यानी शरीर को देगा। इसका मतलब तनाव पैदा कर सकता है, ये भी है। लाभ को कमज़ोर करेगा, तो यानी कि चंद्रमा अगर अशुभ है तो इन दोनों ग्रहों को और ज़्यादा नुकसान के योग बनेगा, यानी कि 45 और 45 यानी 44 और 45 45 डिग्री की जो दृष्टि होती है वो काफ़ी अशुभ दृष्टि मानी गई है, यानी सेमी स्क्वायर जो दृष्टि है वो काफ़ी अशुभ मानी गई है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो चंद्रमा जो है वो यहाँ पे 3rd कस्पल सबलॉर्ड, यानी कि आपके तीसरे भाव, यानी कि यहाँ पे 181 यानी 180 की दृष्टि से जो है वो अप्लाइंग कर रहा है।
यानी कि आपके तीसरे घर के ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो कमीशन है, दलाली है, या हमारा जो एक कम्युनिकेशन है जहाँ से हम पैसा कमा रहे हैं हमारा, उसको ब्लॉक कर देगा। यानी हमारी पराक्रम मनोबल को जो है वो ब्लॉक कर देगा। यानी कि जैसे कि हम किसी भी परेशानी से निकलने के लिए हमारे को एक जो कॉन्फिडेंस होता है, जो ताकत होती है, उसको ब्लॉक कर देगा, तो हमें परेशानी आएगी और हम वहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा कुल मिला के तनाव और व्यापारिक तनाव देने का योग बना रहा है, मैरिटल लाइफ वाला नहीं है। अब हम जब गोचर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि आज की डेट में इसके ऊपर कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है। तो जब भी आप गोचर को अप्लाई करते हो तो आप जो हमारा जन्म कुंडली का लगन है उसी लगन को लगा लीजिए। तो यहाँ पे हमारा तुला है तो हम यहाँ पे गोचर में तुला ही लगन लगाएंगे। ये सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, इसमें आप कोई भी तरह का आंकलन लगा सकते हैं आसानी से। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो चंद्रमा हमारा नवम स्थान में बैठा है, तो हम यहाँ पे ये मानते हैं कि नवम स्थान में हमारा चंद्रमा है। तो अब इस चंद्रमा को कौन देख रहा है, तो यानी कि हम ये देखेंगे तो यहाँ पे जन्म कुंडली में राहु, केतु, शनि और मंगल का छोटा गोचर होता है, लेकिन मंगल को भी हम जब देखते हैं, जब कोई अशुभ ग्रह राहु, केतु, शनि देख लेता है और उसके बाद जब मंगल और देख लेता है उस समय, तो वो समय सबसे हार्ड होता है इस जन्म कुंडली का। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जन्म कुंडली के अंदर जो यहाँ पे चंद्रमा बैठा है मिथुन राशि के अंदर, इसको यहाँ पे देख रहा है सबसे पहले केतु, 7, 8 और 9, 9वीं दृष्टि से यहाँ पे केतु देख रहा है। और केतु आपको पता है कि तनाव ज़्यादा बढ़ा देता है, चिंताओं को और बढ़ा देगा। आप अगर डूब रहे हो तो और ज़्यादा डुबा देगा। केतु कहता है कि तुम रोगे तो तुम्हें और ज़्यादा रुलाऊंगा। बस एक ही नियम है केतु का, ज़्यादा शोर मचाओगे तो उतना ज़्यादा पीड़ा दूंगा। तो केतु की एक दृष्टि से यहाँ पे चंद्रमा कुपोषित हो रहा है, तनाव में आ रहा है। और जब ये गोचर में जब मंगल मिथुन राशि पे ही जातक के आ जाएगा आने वाले महीनों में, तब और ज़्यादा पीड़ा के योग हो जाएगा। जैसे अभी तो हमने 15 सितंबर का लगाया है, तो आने वाले एक महीने में जब ये मंगल और आ जाएगा तो जातक के लिए बहुत अशुभ परिणाम हो सकता है। जातक को तनाव में चोट लग जाए या बीमार हो जाए अचानक, कोई जैसे कई बार लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। कैसे आ जाता है, केतु और मंगल दोनों गड़बड़ कर देते हैं, तो इस तरह से भी आ जाता है। अब इसके ऊपर और कोई ग्रह की अशुभ दृष्टि है तो देखिए यहाँ पे शनि की देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो रही है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जुपिटर की 1, 2, 3, 4 नहीं हो रही है, और राहु की भी यहाँ पे नहीं हो रही है, और कुल मिला के सूर्य, शुक्र, बुध की नहीं हो सकती है। तो कुल मिला के सिर्फ एक केतु ग्रह दिख रहा है। जब केतु तुला राशि में आया है तो जातक का भंडारा कर दिया है, जातक को नुकसान हो रहा है, और जातक जो है वो तनाव में भाग रहा है इधर उधर। बहुत अच्छे पैसे कमाए कमीशनबाजी से, दलाली से, लेकिन अब भागता फिर रहा है। क्यों फिर रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर देखिए, इसको देखने का तरीका, आप एकदम फिक्स रूल कभी मत रखिए। आप कई बार कृष्णमूर्ति पद्धति वाले सिर्फ पढ़ाते हैं तो अपने रूल बताते हैं, सिर्फ ये रूल आ गया तो आप पास हो गए। मैं हमेशा मेरे हर चैप्टर में ये कहता हूँ कि फिक्स कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि फिक्स कोई व्यक्ति है ही नहीं ना। सारे व्यक्ति करोड़पति थोड़ी है, कुछ लखपति हैं, कुछ हजारपति हैं, कुछ करोड़पति, कुछ अरबपति हैं। तो इसका मतलब उन सब के रूल थोड़े थोड़े अलग हैं, तो उन्हें हमें देश काल और रीति के अनुकूल देखना है। तो यहाँ पे हमने जब देखा तो चंद्रमा यहाँ पे तनाव और उत्पन्न कर रहा था, तो हमने यहाँ से आइडिया लगा, और नवमेश बन रहा था, और कुंडली में 8वें घर में भी आ रहा था, भाव चलित में, यानी केपी कुंडली में 8वें घर में आ रहा है। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नुकसान के हमें योग बन रहे हैं। तो और अब उसमें क्या उपाय करें, देखिए सबसे बड़ा तो क्या है, चंद्राष्ट विसंति नामक स्त्रोत आता है, उसका जाप करना चाहिए। चंद्रमा के संपूर्ण बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ज़्यादा तकलीफ है तो भगवान शिव जी के मंदिर में जो है वो क्या करें कि जो आपका शिव जी के ऊपर जो जल का कलश है उसको दान करना चाहिए शिव जी के मंदिर में, उससे आपको बहुत लाभ है, क्योंकि वो शिव जी के ऊपर है और हमेशा पानी चलता रहेगा, तो आपको एक मानसिक तनाव कम होगा और आनंद रहेगा। और चांदी के बर्तन में दूध को दान करें। बर्तन नहीं देना है, आपकी श्रद्धा है तो बर्तन भी दे सकते हो, लेकिन रोज़ रोज़ जैसे कि आप मान लीजिए हर सोमवार देते हो, तो चांदी का कोई भी बर्तन है उसके अंदर दूध की थैली या उसमें दूध रख के जो है वो जाके मंदिर में दान करें, लाभ होगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये सब करने से क्या होता है, देखो करने से कुछ हो या नहीं हो, हमें करना है और हमें लाभ लेना है, तो आप ये करिए, आपको लाभ जरूर होगा। तो आगे हम जैसे कि वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम इसमें प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं जिसका आपको लाभ मिलता रहे। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।